नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज। चलिए इस कविता को पढ़ने से पहले ऋतुराज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति माने रिटायरमेंट लेकर वो जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत, निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। अर्थात बच्चों कि हम जो अपने जीवन में ज़्यादातर समस्याएं देखते हैं और जिन लोगों को देखते हैं उनसे हटके, हाशिए मतलब होता है किनारे पर, कि जिन लोगों को हम समाज की गिनती में ही नहीं गिनते हैं, जैसे उसमें स्त्री को हम मान सकते हैं, भिखारियों को मान सकते हैं, या सड़क पर रहने वाले लोगों को मान सकते हैं, मज़दूर को मान सकते हैं। मतलब ऐसा तबका जिसकी ओर ज़्यादातर लोग कोई सोचता ही नहीं है, उसके विषय में ऋतुराज ने अपना लेखन किया है, उसको अपना विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। वह निगाह डालते हैं मतलब उनको देखते हैं, समझते हैं और हमारे सामने लाते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जो हमारी कविता है पाठ्यक्रम में, तो उसका जो सार दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। परंपरागत आदर्श का मतलब होता है कि जब लड़की शादी होकर अपनी ससुराल जाती है तो लड़की को जो सीख दी जाती है उससे कहीं हटकर, मतलब उससे कुछ अलग जो सीख दी है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, मतलब कि स्त्रियों को ऐसे रहना चाहिए, स्त्रियों को ऐसे बोलना चाहिए, स्त्रियों को ये काम करने चाहिए, तो मतलब जो प्रतिमान समाज ने बना लिए हैं, गढ़ लिए हैं, मतलब उनको बना दिया है और सोचते हैं कि वो कभी अब नहीं हटेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो वो आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। अर्थात उनको द्वारा एक तरह से स्त्री को बांधने की कोशिश की गई है। कोमलता के गौरव में कमज़ोरी का उपहास छिपा रहता है। हम स्त्री को कहते हैं कि वो बहुत कोमल है, लेकिन कोमल कहकर स्त्री को क्या बना दिया गया है, कमज़ोर बना दिया गया, और कमज़ोर बनाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। मतलब हम ये कहते हैं कि लड़की हो तो लड़की जैसी रहो, तो वहीं पर हम थोड़ा सा स्त्री को या लड़की को नीचे कर देते हैं। इसी कारण बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। मतलब हम ये कहें कि केवल इमोशनल कविता है तो वो नहीं है। उसमें जो माँ के अंदर की पीड़ा होती है अपनी बेटी को विदा करते समय, उसकी अभिव्यक्ति है, जो कि बहुत कम लेखकों ने पकड़ी है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं हम। हमारी कविता है कन्यादान। कन्यादान बेटे आप
सब ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कई बार आपने अपने घर में बड़ों को बातें करते सुना होगा कि बेटी का कन्यादान करना है, इसके हाथ पीले करने हैं। तो कन्यादान का क्या मतलब होता है? आप सब कहेंगे कि शादी होना, कि जब लड़की की शादी होती है तो उसमें कन्यादान किया जाता है, ठीक है ना। कविता पढ़ने से पहले बेटे थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि दान क्या होता है, जिसमें हम किसी अपनी वस्तु को, अपने पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। और दान देने का मतलब होता है कि उस चीज़ को जब हमने अपने से दूसरे को दे दिया तो उसके साथ अब हमारा मोह, हमारा संबंध खत्म हो गया। तो क्या बेटी या लड़की कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है या पैसा है कि हम किसी को उसको दान में दे दें और फिर उससे हमारे सारे रिश्ते नाते टूट जाएं? यहाँ पर लेखक ने इस कन्यादान शब्द को ही थोड़ा सा हमारे सामने एक नए परिवेश में लाकर खड़ा किया है कि हमें ये शब्द, कन्यादान शब्द जो है, इसको नए सिरे से पहचानना होगा और इसको एक नया नाम देना होगा। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ कवि कहते हैं कि एक माँ का दुख कितना ज़्यादा होता है, उसके लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती जब वो अपनी लड़की को दान में दे रही होती है, यानी कि उसकी शादी करके उसकी विदाई कर रही होती है। तो उस समय उसका दुख कैसा होता है, जैसे मान लिया वो उसकी अंतिम पूंजी थी और उसने वही दे दी तो वह एकदम कंगाल हो गई, गरीब हो गई। अंतिम पूंजी यानी कि जो थोड़े बहुत हम अपने भविष्य के लिए पूंजी बचा कर रखते हैं और अचानक एक दिन वही ख़त्म हो जाए तो जो हालत हमारी उस समय होती है, वही माँ की हालत उस समय होती है जब वो अपनी बेटी को विदा कर रही होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि छोटी उम्र में उसकी शादी की जा रही थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो लड़की अभी छोटी थी, सरल थी। उसे ये तो एहसास था कि मेरी शादी हो रही है, मुझे नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, लेकिन शादी होने के बाद क्या गृहस्थी होती है, उसमें कौन से दुख आते हैं, उसको बाँचना यानी कि उसको अभी उन्हें पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि उसको ये अभी सिखाया नहीं गया था कि गृहस्थी क्या चीज़ होती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब उसने केवल अपने जीवन में थोड़े से ही जीवन का अनुभव किया था। धुंधला मतलब पूरी रोशनी उसने अभी जीवन की नहीं देखी थी, केवल अभी अपने कम समय में उसने थोड़ा ही प्रकाश देखा था, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ये पूरा जो जीवन है एक कविता के समान है, लेकिन उस बच्ची ने अभी वो पूरी कविता नहीं समझी थी। वह केवल कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ जानती थी जीवन की, या कुछ तुकबंदी जीवन की उसको पता थी। पूरा जीवन कैसा होता है, उसको कैसे गुजारना होता है, वो उसको नहीं पता था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर जो एक सीख कवि ने दी है माँ के सामने रख कर, वो एकदम बेटे नए परिवेश में बहुत ही अच्छी सीख है कि हर एक माँ को अपनी बेटी को ऐसी सीख देनी चाहिए कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पानी में देखते हैं तो उसमें हमें अपनी छवि दिखाई देती है। जब हमें अपनी छवि दिखाई देगी तो जब लड़की की शादी हो रही है तो वो
श्रृंगार करके जेवर पहनकर उसको अपनी छवि दिखाई देगी, तो माँ कहती है कि उस पर मत रीझना, यानी कि केवल साजो श्रृंगार पर और अपनी सुंदरता पर ही मत खुश होना। अपने अंदर की जो काबिलियत है, अपने अंदर जो गुण हैं, उसको तुम बाहर लाकर अपने आप को मजबूत बनाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत बार बेटे ऐसा हुआ है कि ये सुना गया, अब तो थोड़ा कम है क्योंकि कानून सख्त हो गया है। पहले बहुत होता था कि फलां बहू ने आग लगाकर अपनी को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि बेटियों को इतना मजबूत नहीं बनाया जाता था कि वो जीवन के दुखों को या संघर्षों को कैसे पार करें। तो वो जब नए नए परिवेश में जाती थी तो घबरा कर उन दुखों से अपने आप को ख़त्म कर लिया करती थी। तो माँ यही उसको, बेटी को बात सिखा रही है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, मतलब वो हमारे लिए काम आने वाली चीज़ है आग। उसमें हम अपने आप को झोंक कर अपने को समाप्त नहीं करना है, मतलब हमें इतना कमज़ोर नहीं बनना है कि जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है या जो चीज़ हमारे सुख के लिए है उसको हम अपने जीवन समाप्त करने के लिए बना लें। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और कोई हमें केवल वस्त्रों और जेवर, आभूषण माने जेवर कि स्त्री का तो ये गहना है, स्त्री के ये धर्म हैं, इन्हीं को हमारा बंधन बना दिया गया है कि हम नए नए कपड़े पहनकर और नए नए जेवर पहनकर खुश रहें, और इससे ज़्यादा हम कुछ ना सोचें। हमसे मतलब है लड़कियां, स्त्रियां, तो हमें केवल इन्हीं के बंधन में नहीं रहना है। अब हमें अपने अंदर नए गुणों को विकसित करके समाज के लिए कुछ काम करना है और आगे बढ़ना है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन 2 लाइनों में कवि ने संसार की प्रत्येक स्त्री को बहुत बड़ी सीख दी है माँ के द्वारा कि तुम लड़की तो होना, मतलब हमें ईश्वर ने लड़की बनाया है, स्त्री बनाया है, तो हमें अपने गुणों को नहीं छोड़ना है। मतलब हमारे गुण क्या हैं? हमें सबसे पहली बात कि हमें मजबूत होना है, सहनशील होना है, धैर्यवान होना है, कोमलता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये सब स्त्रियों के गुण समझे गए हैं, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन गुणों को अपनी कमज़ोरी मत बनाना। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है, अगर आपको टॉर्चर करता है या आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो तब हमें केवल स्त्री नहीं बने रहना है, कमज़ोर बने नहीं रहना है। तो ये सीख जो है हर एक माँ को अपनी पुत्रियों को, अपनी लड़कियों को देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऋतुराज जी का यही संदेश है और इस कविता का भी यही संदेश है। अगर बेटे भाषा, अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इस कविता की जो भाषा है बहुत ही सरल, स्पष्ट तथा भावों के अनुकूल है, और इसमें अनुप्रास अलंकार आए हैं। अनुप्रास अलंकार आपको मालूम है ना कि जहाँ पर 2 वर्ण एक साथ आते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार आता है। और माँ के दुख को प्रामाणिक कहकर दुख की गहराई को बढ़ाया गया है। स्त्री जीवन के प्रति जो है कवि हृदय के बहुत संवेदना की अभिव्यक्ति मिली है। तो बच्चों, आपको ये पाठ अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नया पाठ लेकर के। और बेटे अगर आपको ये पाठ पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इस कोरोना पीरियड में सब इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।